हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज मैं यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूं और अगर आप एंड तक बने रहे तो मैं एक फ्रेमवर्क बताऊंगा जिससे गवर्नमेंट स्कीम्स से जुड़ा अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए उसमें वे फॉरवर्ड कैसे लिखना है। कोई भी स्कीम होने दो, जेनेरिक क्वेश्चन होने दो या स्पेसिफिक स्कीम के बारे में क्वेश्चन होने दो, एक फ्रेमवर्क मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वाई डू वी स्टडी दिस थीम वाइज। हम पढ़ते ही क्यों है थीम वाइज? हम सब्जेक्ट उठाएं, चैप्टर उठाएं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाएं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि एक पैटर्न नजर आता है जो कि बहुत मुश्किल है समझना क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन मेंस के कुछ टॉपिक्स में कुछ पैटर्न नजर आते हैं। जैसे स्कीम से जुड़ा या वल्नरेबल सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी से जुड़ा एक अलग ही सेगमेंट है जो गवर्नेंस जनरल स्टडीज 2 में पूछा जाता है। अब उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। 2023 में पूछा गया दैट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन देयर अप्रोच। डू यू एग्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। 2022 में पर्टिकुलर गति शक्ति योजना यानी स्कीम के बारे में सवाल पूछा गया। 2022 में ही गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम स्पेसिफिक सवाल पूछा गया। 2022 में ही जेनेरिक सवाल, जेनेरिक का मतलब है कि किसी एक स्पेसिफिक स्कीम की तरफ नहीं बल्कि ओवरऑल स्कीम्स के बारे में। तो वेलफेयर स्कीम्स के अलावा भारत को इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भी मैनेज करना जरूरी है। 2019 में पूछा गया दैट द परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स इज नॉट सो इफेक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। इसी तरीके से अगर आप पीछे पीछे जाते जाएंगे, इसी पीडीएफ के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आप देखोगे कि स्कीम्स के बारे में एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस नजर आता है जिसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। एक जेनेरिक स्कीम्स ओवरऑल किस तरीके से भारत में काम करती है उसके ऊपर सवाल, और दूसरा किसी स्पेसिफिक स्कीम के बारे में सवाल। अब ये कई बार बहुत ही ज्यादा इजी स्कीम के बारे में पूछ लेते हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में रही होती है, जैसे गति शक्ति योजना। कई बार वो पूछ सकता है ऐसी स्कीम के बारे में जो ज्यादा फेमस या पॉपुलर नहीं है, जैसे अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम। देखो, अब ये प्रिडिक्ट करना कि कौन सी स्कीम के बारे में पूछेगा ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आप अपने आंसर को इस तरीके से डेवलप कर सकते हो कि किसी भी स्कीम के बारे में पूछे, अगर आपके पास उसकी बेसिक जानकारी है तो आप उसको असेस कर पाओ, उसको एनालाइज कर पाओ। ये जेनेरिक स्कीम के ऊपर मैं दो सवाल डिस्कस करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस हो, तो मैं उसे जरूर अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, पहले क्वेश्चन में पूछा गया डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल बाय देयर वेरी नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच। डू यू एग्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो हमारी कंट्री के अंदर वल्नरेबल सेक्शंस हैं, SC, ST, OBC, एल्डरली, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, विमेन, चिल्ड्रन, इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इन सब के लिए स्कीम्स डिजाइन होती हैं। इन स्कीम्स की जो डिजाइन हो रही है वो अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब वो पक्षपात नजर आता है, वो एक तरीके से परपेचुएट करते हैं जो पर्टिकुलर समाज के अंदर ये वल्नरेबल सेक्शंस हैं। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? अब इस क्वेश्चन में या किसी भी स्कीम्स के क्वेश्चन में जब आप शुरू करते हैं तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल से अपना आंसर शुरू कर सकते हैं। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जब एक्चुअल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक या दो क्वेश्चंस ही वल्नरेबल सेक्शंस और उनकी स्कीम से पूछे जाएंगे। वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दे के बता सकते हो कि हमारे संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर हमारे आर्टिकल 45, 46, इवन 38 और 39 ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हम वल्नरेबल सेक्शंस के लिए स्टेट की जिम्मेदारी मानते हैं उनको वेलफेयर प्रोवाइड करना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना है आपने किसी भी स्कीम्स के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते वक्त, खास तौर पे जब वो GS2 पॉलिटी गवर्नेंस में पूछा जाए। दूसरा, जब आप नेक्स्ट पार्ट पे आओगे तो आप ये बताओगे कि स्कीम्स तो डिस्क्रिमिनेटरी लग रही हैं,
फर्स्ट यू विल ट्राई टू गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ दैट स्टेटमेंट। जैसे बहुत सारी स्कीम्स बैड टारगेटिंग की शिकार है, मतलब आदिवासी महिला सशक्तिकरण स्कीम है, ये आदिवासी महिलाओं के ऊपर फोकस करती है, बट इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना होगा कि रूरल एरियाज में देयर इज अ मिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब उस मिक्स में हो सकता है कि नॉन आदिवासी महिला भी हो, उनका क्या। सेकेंडली बेनिफिशियरी अप्रोच से ये देखती हैं लोगों को। बेनिफिशियरी मतलब कि आप बेनिफिट्स रिसीव कर रहे हो सरकार की तरफ से, एम्पावर नहीं हो रहे हो, है ना। राइट्स बेस्ड अप्रोच क्या कहता है कि आपको इस तरीके से तैयार किया जाए कि आप समाज के अंदर खुद से एजुकेटेड, स्किल्ड और एम्पावर होके काम कर सको। लेकिन ये स्कीम बेनिफिट्स के ऊपर फोकस करती है, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं, ठीक है। राशन प्रोवाइड कर देना, फ्री बस की टिकट्स प्रोवाइड कर देना, है ना, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर देना अकाउंट्स में, ये भी जरूरत है, लेकिन इसके बियॉन्ड जाना चाहिए स्कीम को। क्योंकि अगर ये आपको बेनिफिशियरी की तरह देखती है तो समाज में आपकी भी पोजीशन एक बेनिफिशियरी जैसी हो जाती है और एक हिरार्की सी बन जाती है कि ये तो वो लोग हैं जिनको फ्री में राशन मिलता है, ये तो वो लोग हैं जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तीसरी बात, प्लानिंग भी टॉप डाउन देखी गई है बहुत सारे सालों से, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट रीसेंट स्कीम्स, इट्स आस्किंग अबाउट ओवरऑल जो पिछले 30-40 साल से चल रहा है। तो ऐसा हुआ है भारत में कई बार स्कीम्स बनती हैं जिनकी इंप्लीमेंटेशन के दौरान पता लगता है कि एक्चुअल में क्या बैरियर्स है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल होता है स्कीम्स में तो वो डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए है क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी की जो पेनिट्रेशन है वो अभी उतनी ज्यादा नहीं है, डिजिटल डिवाइड काफी ज्यादा देखा जा सकता है, इसलिए टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या सही इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस जनरेट किए बिना स्कीम को लॉन्च कर देना, और बहुत सारी स्कीम्स में एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर्स होना। एग्जाम्पल के तौर पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जब CAG ऑडिट किया गया तो यह पाया गया कि बहुत सारे बेनिफिशरीज उसमें ऐसे इंक्लूडेड थे जो एक्चुअल में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से डिप्राइव्ड सेक्शंस में आते ही नहीं है, इनकम टैक्स पे करते हैं और तब भी उनको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, अब मैंने उस स्टेटमेंट के फेवर में बात की, सेकेंड पार्ट में मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सारी वेलफेयर स्कीम्स बेकार हैं और उनका कोई काम नहीं। यू हैव टू ऑल्सो हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेलफेयर स्कीम। द रीजन इज सिंपल, आपको वो स्टेटमेंट दे रहा है, आपने स्टेटमेंट से एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट करना है तो आपको दोनों पक्ष तो रखने ही पड़ेंगे। तो दूसरे पार्ट में आप बताओगे कि वेलफेयर स्कीम्स अभी तक बेनिफिशियल रही हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल रीसेंट टाइम्स में आप स्वच्छ भारत मिशन का दे सकते हो, जिसके ऊपर नेचर मैगजीन की रिपोर्ट के तहत 60 से 70 लाख इन्फेंट डेथ्स जो है वो कम देखी गई हैं, ठीक है। देयर हैज बीन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंट डेथ्स टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ दैट स्वच्छ भारत स्कीम। तो ये चीज तो पॉइंट आउट करोगे ना भाई। और वेलफेयर स्कीम्स में पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स भी आती, तो भारत में जो पॉवर्टी लेवल्स आज से 30 साल पहले थे उससे काफी नीचे आ चुके हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा UNDP का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कह रहा है। इसका मतलब देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स। इसलिए आपको यह नहीं कहना चाहिए जब आपसे पूछा जाए डू यू एग्री, तो आप इसके मिडल में एक पोजीशन लोगे, दैट दो दे मे सीम टू बी डिस्क्रिमिनेटरी, with a few changes they can be made even more effective than today. What are those few changes? The changes are of a 5S framework, और मैं इसी फ्रेमवर्क की बात कर रहा था। 5S के फ्रेमवर्क से आप किसी भी स्कीम का वे फॉरवर्ड बता सकते हो, यानी उस स्कीम को आगे कैसे ले जाना चाहिए, उस स्कीम किसी भी स्कीम में या जनरली गवर्नमेंट स्कीम्स में, हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। 5 things you have to कीप इन माइंड। नंबर 1, स्कोप ऑफ द स्कीम। अगर वो स्कीम शुरुआत में बहुत ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे रही है तो धीरे धीरे उसका स्कोप कम होना चाहिए, जैसे PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और राशन। या अगर पहले वो स्कीम कम लोगों के लिए इंट्रोड्यूस की गई है तो ज्यादा लोगों के लिए इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस। तो सस्टेनेबिलिटी सेकेंड इज, क्या स्कीम सस्टेनेबल है, मतलब क्या गवर्नमेंट फाइनेंसेस उस स्कीम का खर्चा उठा पाएंगे, क्या गवर्नमेंट के पास जो फंड्स हैं वो ऐसे सोर्सेज से आ रहे हैं जिसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता ही जाएगा। तो यह भी देखना है कि स्कीम सस्टेनेबल है या नहीं है। जैसे हम फार्मर्स को बहुत सारी सब्सिडीज देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पे ढेर सारी सब्सिडी देते हैं तो यह सस्टेनेबल मेथड ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का
है ही नहीं। तीसरा, स्कीम सिंपल होनी चाहिए। तीसरा एस इज सिंप्लिसिटी। स्कीम में इतने सारे इफ्स, बट्स, प्रोज, कॉन्स, कैटेगरीज, ब्रैकेट्स, कंडीशंस लगा देते हो कि आम आदमी को पता ही नहीं चलता है कि उसके बेनिफिट कैसे मिलेंगे। तो सिंप्लिसिटी इज अनदर थिंग। फोर्थ इज सिनर्जी। स्कीम्स के आपस में और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में आपस में सिनर्जी होनी चाहिए, जो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के थ्रू की जाने की कोशिश की रही। बिकॉज इफ अकॉर्डिंग टू वन स्कीम यू आर गिविंग बेनिफिट्स टू ट्राइबल्स, according to the other act or other schemes or other department, you are taking away the benefits. इसकी बेहतरीन एग्जांपल है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के अंदर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स। तो ये आपस में कई बार क्लैश करता है। आखिरी है सनसेट क्लॉज। हर स्कीम का सनसेट क्लॉज होना चाहिए कि ये 2025 तक, 26 तक, 27 तक, यहां तक ही चलेगी। बिकॉज अल्टीमेटली आप नहीं चाहते हो कि लोग वेलफेयर और गवर्नमेंट के बेनिफिट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को कोई इंसेंटिव दे रहे हो या आप फार्मर्स को कोई इंसेंटिव दे रहे हो, तो आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सक्सेस स्कीम्स के अंदर सनसेट क्लॉज जरूर होना चाहिए। गोइंग अहेड यू कैन ऑल्सो ऐड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो ये आप लास्ट में ऐड कर सकते हो, बट ये 5S फॉर्मूला आप जरूर याद करना। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हम डिस्कस करते हैं, फ्रेमवर्क्स डिस्कस करते हैं, अप्रोचेस डिस्कस करते हैं, तरीके डिस्कस करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोर्स में, जो जनरल स्टडीज के 1, 2, 3, 4 चारों पेपर्स के लिए हमने डिजाइन किया है। इसमें हम थीम वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2013 से लेके 23 तक पूछे गए हैं उनके फ्रेमवर्क्स के साथ साथ आपको डिटेल्ड मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं। इस कोर्स के थ्रू आप मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं एनरोल करना तो ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। अगली बार तक के लिए धन्यवाद, और जरूर बताइए कि मेंस के पर्सपेक्टिव से आप कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स की डिस्कशन चाहते हैं अगले वीडियो में। प्लीज 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 कमेंट करेंगे। जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक का मैं एक फ्रेमवर्क आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।